और बात करेंगे बागेश्वर से आ रही बड़ी खबर की। तो यहां पर कपकोट इलाके में एक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। कपकोट के वाछम में गाड़ी गहरी खाई में गिर गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। रेस्क्यू के लिए प्रशासन की टीम मौके के लिए निकल पड़ी है। बताया जा रहा है तेज रफ्तार की वजह से यह दर्दनाक हादसा हुआ है। हादसे के बाद की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कपकोट के वाछम में यह हादसा हुआ और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। हादसे के फौरन बाद रेस्क्यू टीम को रवाना कर दिया गया है, लेकिन शुरुआती जानकारी यही सामने आई है कि 3 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया है। फिलहाल लोगों की भीड़ भी वहां पर इकट्ठा है और इस हादसे के बारे में और अधिक जानकारी प्रशासनिक टीम जुटा रही है। बागेश्वर विधानसभा के लिए उपचुनाव में मतदान खत्म हो चुका है। कुल 55.42% लोगों ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वोटिंग मशीनों को डिग्री कॉलेज में बने स्ट्रांग रूम में रखा गया है। ईवीएम पहुंचाने का सिलसिला अब भी चल रहा है। उपचुनाव में कुल 5 प्रत्याशी चुनाव मैदान में, जिसमें बीजेपी की पार्वती दास, कांग्रेस के बसंत कुमार हैं, जिनके बीच मुख्य मुकाबला है। उपचुनाव में सुबह से ही लोगों में उत्साह देखने को मिला। मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। 8 सितंबर को मतगणना होनी है, यानी कि 8 को नतीजे आ जाएंगे। बागेश्वर सीट कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन से खाली हुई। उत्तराखंड में अब तक हुए उपचुनाव में एक बार छोड़कर हर बार सत्ताधारी पार्टी के उम्मीदवार की ही जीत होती रही है। बागेश्वर उपचुनाव का आज मतदान प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। 5 बजते ही सभी जो गेट थे वो बंद हो चुके थे। उसके बाद ईवीएम मशीन में 5 प्रत्याशियों का जो भविष्य है आज कैद हो गया है। अब आने वाला 8 सितंबर ही बताएगा कि कौन बागेश्वर का विधायक होगा। स्मिता, न्यूज़ 18 बागेश्वर। तो बागेश्वर में वोटिंग को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। जमकर वोटिंग भी हुई। 55% से ज्यादा मतदान यहां पर हुआ है। महिलाओं के साथ ही बुजुर्गों और युवाओं में भी खासा उत्साह दिखा। 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे वोटिंग को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिला। अब देखिए, महिलाओं में भी उत्साह देखने को मिला। बुजुर्गों ने भी यहां पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। युवाओं में भी अपने नेता चुनने को लेकर जोश देखने को मिला। तो मुख्य मुकाबला यहां पर पार्वती दास और बसंत कुमार के बीच में है। ऐसे में ये मतदाता आज अपने घरों से बाहर निकले, पोलिंग बूथ तक गए और अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। और अब सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। 8 सितंबर को जनता का फैसला आएगा। बागेश्वर उपचुनाव के लिए आज वोटिंग हुई। बीजेपी उम्मीदवार पार्वती दास ने अपना वोट डाला। पूर्व मंत्री चंदन रामदास के निधन से ये सीट खाली हुई। तब बीजेपी ने उनकी पत्नी पार्वती दास को उम्मीदवार बनाया है। पार्वती दास को उम्मीद है कि उन्हें पति चंदन रामदास के द्वारा किए गए कामों का फायदा मिलेगा इस उपचुनाव के दौरान। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार बसंत कुमार ने विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में बने बूथ पर अपनी पत्नी के साथ वोट डालने पहुंचे। बसंत कुमार ने बागेश्वर की जनता से ज्यादा वोटिंग करने की अपील की। बसंत ने कहा, लोकतंत्र का पर्व है, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। दोनों ही दलों की ओर से अपनी अपनी जीत के दावे किए गए। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया। हालांकि सत्र का पहला दिन सिर्फ श्रद्धांजलि के ही नाम रहा, लेकिन सत्र की शुरुआत से पहले ही कांग्रेस विधायकों ने खासा हंगामा भी किया। अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर कांग्रेस की तरफ से हंगामा देखने को मिला। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही कांग्रेस ने गैलरी में धरना दिया और सिर्फ 3 दिन सदन बुलाने पर हंगामा किया। साथ ही कांग्रेस ने तत्काल अतिक्रमण हटाओ अभियान रोकने की मांग भी की। सदन के पहले दिन दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें चंदन रामदास और पूर्व विधायक कुंवर सिंह नेगी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। हालांकि अब बुधवार से सदन में और ज्यादा हंगामा होने के आसार हैं। हमारा जोर है कि सदन की अवधि बढ़ाई जाए, समय सीमा बढ़ाई जाए, जिससे सभी प्रमुख विषयों पर हम विस्तार से चर्चा कर सकें नियमों के तहत। और अतिक्रमण एक बड़ा मुद्दा है आपदा। बिना कांग्रेस की चिंताओं के, बिना कांग्रेस के धरना प्रदर्शन के पुष्कर सिंह धामी सरकार पहले ही वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री श्री सुबोध उनियाल जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बना चुकी है पहले ही।
पहले ही दिन सेशन शुरू होने से पहले विपक्ष ने विधानसभा की गैलरी में धरना दिया। जो तमाम मुद्दे रहे, अतिक्रमण हटाओ अभियान से लेकर आपदा और सेशन की अवधि बढ़ाने की विपक्ष लगातार मांग कर रहा है। मंगलवार को इस पर चर्चा नहीं हो पाई, लेकिन बुधवार को जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो विपक्ष इन तमाम मसलों पर चर्चा की मांग कर सकता है। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। वहीं देहरादून में विधानसभा सत्र से ही पहले कांग्रेस विधायक धरने पर बैठे हैं। विधानसभा की गैलरी में कांग्रेस नेताओं ने धरना दिया। सेशन का वक्त बढ़ाने और अतिक्रमण हटाओ अभियान के खिलाफ ये धरना है। कांग्रेस विधायकों का कहना है कि सरकार ने सिर्फ औपचारिकता के लिए सेशन बुलाया है। समिट के रात्रि भोज पर आयोजित होने वाले निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा जाना हम सब भारतवासियों के लिए गौरव का क्षण है और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो गुलामी की मानसिकता है उससे बाहर निकालने के लिए श्रेष्ठ कदम है। और हम बचपन से ही जो है भारत माता की जय करते हुए बड़े हुए हैं। भारत माता की जय घोष हमने बचपन से सीखा है। हमारे संस्कारों में, हमारे आचार व्यवहार में, रग रग मन मन में भारत बसा हुआ है। इसलिए विपक्ष के लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए जो है इस प्रकार के मुद्दों को बेवजह जो है जो भी काम मोदी जी देश के लिए कर रहे हैं उन सभी पर केवल विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। तो ये आपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुना, जिन्होंने कहा कि इंडिया का नाम गुलामी का प्रतीक था और भारत नाम लेकर पीएम मोदी ऐतिहासिक काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष सिर्फ विरोध करने के नाम पर विरोध करता आया है और वही आज भी कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। पौड़ी के लैंसडाउन में इन दिनों दो भाइयों की खूब चर्चा हो रही है। दरअसल लैंसडाउन के जहरी खाल के रहने वाले दो मुस्लिम भाइयों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हिंदू धर्म अपना लिया है। कोटद्वार में आर्य समाज मंदिर में पूजा पाठ और हवन कर 20 साल के अरमान ने अपना नाम आर्यन रखा, जबकि दूसरे भाई इस्माइल ने अपना नाम अंकुश रख लिया। युवकों ने बताया कि उनकी मां हिंदू है और पिता मुस्लिम है। मां के धर्म और रीति रिवाजों से प्रभावित होकर उन्होंने अब हिंदू धर्म अपनाकर घर वापसी की। किसानों की इनकम डबल करने के उद्देश्य से किसानों को खाद सप्लाई की जा रही है, लेकिन पौड़ी जिले में नमामि गंगे खाद के बैग खुले में ही पड़े हुए हैं। सोशल मीडिया में द्वारीखाल ब्लॉक का ये वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो के वायरल होने के बाद मुख्य कृषि अधिकारी पौड़ी ने कोटद्वार के भूमि संरक्षण अधिकारी से 30 अगस्त तक का जवाब मांगा था और कहा था कि आप जवाब दीजिए, लेकिन उन्हें जवाब नहीं मिला। न्यूज़ 18 ने कोटद्वार में अरविंद भट्ट और पौड़ी में मुख्य कृषि अधिकारी अमरेंद्र चौधरी से संपर्क किया, लेकिन दोनों ही अधिकारी अलग अलग जगहों के दौरे पर होने की वजह से दौरे पर हैं। तो साफ है कि पौड़ी जिले में कृषि विभाग के अफसर कितने लापरवाह हैं। न्यूज़ 18 ने खबर दिखाई तो खबर का असर भी हुआ। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने लापरवाही और लेटर का जवाब नहीं देने पर भूमि संरक्षण अधिकारी कोटद्वार को सस्पेंड करने का आदेश दिया। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि किसानों के मामले में इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने कहा कि नमामि गंगे की बात प्रधानमंत्री करते हैं, ऐसे में सरकार को देखना चाहिए कि पौड़ी में कृषि विभाग के अधिकारी कैसे काम कर रहे हैं और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। द्वारीखाल के ब्लॉक प्रमुख महेंद्र राणा ने कहा कि उन्होंने कृषि मंत्री को पत्र लिखा था कि खाद किसानों को नहीं मिल पा रही है, जिसके बाद ही कृषि मंत्री ने इसका संज्ञान लिया। तुरंत मैंने अपने डीजी एग्रीकल्चर रणवीर सिंह जी से कहा है कि इसका संज्ञान लें और इस अधिकारी को तुरंत सस्पेंड किया जाए। उसका ये कहना कि साहब हमारी जिम्मेदारी से रोड पर उसको फेंक देना है, ये एक जिम्मेदारी अधिकारी की भाषा नहीं हो सकती। और जो ये भ्रष्टाचार हो रहा है, जो इस तरीके से इस प्रदेश के किसानों के साथ व्यवहार किया जा रहा है, इसको तत्काल प्रभाव से बंद करते हुए और जिन लोगों ने इस पर नेग्लिजेंसी बरतने का काम किया है उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करने का काम। और मैंने अधिकारियों को भी बोला था कि इस तरह से ना करके आप जो जरूरतमंद किसान है उनको दे दिया जाए। और मेरे संज्ञान में आया है कि नमामि गंगे के तहत ये योजना चलाई जा रही है, उसके तहत भी ये बांटा गया है, लेकिन जो भी इस तरह की बर्बादी ठीक नहीं है।
देहरादून बार एसोसिएशन के वकीलों ने एसएसपी ऑफिस में प्रदर्शन किया। रजिस्ट्रार ऑफिस में दस्तावेजों से छेड़खानी मामले में वकीलों ने पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया है। वकीलों ने प्रदर्शन किया और पुलिस पर कार्रवाई का विरोध किया है कि पुलिस ने जिस तरह से एक्शन लिया वो गलत है, वकीलों का कहना है। आपको बता दें, रजिस्ट्रार ऑफिस में दस्तावेजों से छेड़खानी के मामले में एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी ने 2 वकीलों के साथ और 9 आरोपियों को अरेस्ट किया है। वकीलों का आरोप है कि अब तक सिर्फ वकीलों पर ही कार्रवाई हो रही है, जबकि जिस रजिस्ट्री ऑफिस से गड़बड़ी हुई है वहां के किसी भी अधिकारी को गिरफ्तार नहीं किया गया। उत्तराखंड एसटीएफ ने इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड का पर्दाफाश किया है। करीब 11 करोड़ के घोटाले में मुख्य हवाला ऑपरेटर को गिरफ्तार किया गया। आरोपी वैश्यक एन कृष्णन को केरल से गिरफ्तार किया गया और इसी मामले में एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। उसकी गिरफ्तारी कर्नाटक से पहले ही हो चुकी है। ये गिरोह म्यूचुअल फंड्स में निवेश का लालच देकर ठगी किया करता था। ठगी के बाद हवाला के जरिए पैसे को विदेश भेज दिया करता था। एसटीएफ अब गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। ये माना जा रहा है कि कई अन्य राज्यों में भी इस गिरोह ने वारदात को अंजाम दिया होगा। इधर पिथौरागढ़ पुलिस ने इस एक्सटॉर्शन गिरोह के मुखिया को पकड़ा है। पुलिस ने इस गिरोह के मुखिया को राजस्थान से गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि यह गिरोह लोगों को फेसबुक और अन्य माध्यमों के जरिए अपने चंगुल में फंसाता था। उन्हें अश्लील वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करता था। पुलिस को ऐसे 6 मामलों की शिकायत मिली थी, जिनसे इस गिरोह ने 49 लाख रुपए ठगे थे। पुलिस को सरगना की गिरफ्तारी के बाद अन्य सदस्यों की तलाश है, जिसके लिए कई टीमें बनाई गई हैं और देश के अलग अलग हिस्सों में टीमें भेजी गई हैं। 5 शिकायतें हमारे पास प्राप्त हुई थी, जिसमें लगभग 49 लाख रुपए इन वादियों से जो थे लिए गए थे। इसमें हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और कार्रवाई करते हुए इसमें जो एक मुख्य अभियुक्त था उसको हम लोगों ने राजस्थान से गिरफ्तार किया है और आज माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। इधर राज्य में अतिक्रमण पर चल रही कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि जिन लोगों के पास जमीनों के दस्तावेज मौजूद हैं उनकी सुनवाई के लिए उनको मौका दिया जाए। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि अधिकारी कार्रवाई तो करें, लेकिन दस्तावेजों का मूल्यांकन कर उनका पक्ष जरूर जानें। इसके लिए अतिक्रमणकारियों को भी लोक निर्माण विभाग और वन विभाग को अपने नोटिस का जवाब देना होगा। कोर्ट अब इस मामले पर 15 सितंबर को सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने पहले अतिक्रमण पर संज्ञान लेते हुए आदेश दिया था कि सड़कों और नदी के किनारों से अतिक्रमण हटाया जाए, जिसके बाद पूरे राज्य में अतिक्रमण पर कार्रवाई तेज हो गई। जो कोर्ट ने आज व्यू लिया हुआ है उसके अनुसार तो यह है कि अब उनको भी, जितने भी अतिक्रमणकारी, जिनको भी अतिक्रमणकारी बता रहे हैं लोग, तो उनकी बातों को सुनना पड़ेगा और उनकी एप्लीकेशन पे और उनकी बातों को सुनते हुए और उस पर जो है कि सारा विचार विमर्श करने के बाद जो है कि रिजेंट और स्पीकिंग ऑर्डर। और प्रदेश में अतिक्रमण हटाने को लेकर मचे रार के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के नाम पर स्थानीय लोगों का उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। सीएम धामी ने सभी डीएम को निर्देश दिए हैं कि जब तक ये सुनिश्चित नहीं हो जाता कि निर्माण सरकारी जमीन पर है और अवैध तरीके से है, तब तक उसे हटाया नहीं जा सकता। समस्त राज्यवासियों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि सड़क के किनारे राजकीय भूमि में अतिक्रमण हटाने के नाम पर सरकारी मशीनरी द्वारा किसी भी प्रकार से नागरिकों का उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। किसी के भी वैध निर्माण में किसी भी तरह की तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी विभाग द्वारा किसी भी नागरिक का उत्पीड़न न हो। जब तक यह सुनिश्चित नहीं किया जाता है कि निर्माण राजकीय भूमि में है और अवैध निर्माण को हटाया जाना आवश्यक है, तब तक कोई तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। परंतु वन भूमि में लैंड जिहाद के नाम पर जो प्रतीक खड़े कर दिए गए हैं, अवैध कब्जे कर दिए गए हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई जारी रहेगी। लेकिन सामान्य स्थितियों में मैं फिर से सभी राज्यवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अतिक्रमण के नाम पर किसी भी प्रकार का उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। खबर रुद्रप्रयाग से, जहां पर सेल्फी लेने के चक्कर में एक यात्री मंदाकिनी नदी में जा गिरा।
रामबाड़ा पुल के पास युवक सेल्फी ले रहा था और तभी अचानक से पैर फिसलने के चलते नदी में जा गिरा। सूचना मिलने के बाद पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने युवक को नदी से बाहर निकाला। कल शाम 6 बजे की घटना बताई जा रही है। श्रीनगर में शक्तिपीठ धारी देवी मंदिर परिसर से एक महिला ने अलकनंदा नदी में छलांग लगा दी। महिला की तलाश में पुलिस और एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। फिलहाल महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है। मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में महिला नदी की तरफ जाती दिख रही है। पौड़ी के जयहरी खाल में आज कार में आग लग गई। बताया जा रहा है कि कार में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी। कार में ड्राइवर समेत 2 लोग सवार थे जो आग लगने के फौरन बाद गाड़ी से बाहर निकल आए। वो सुरक्षित हैं। जिस दौरान ये आग लगी तब मौके पर मौजूद लोगों ने आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड से संपर्क भी किया, लेकिन लैंसडाउन में फायर ब्रिगेड नहीं होने के चलते कार धू-धू कर जलती रही। मौके पर कोई भी बुझाने के लिए नहीं पहुंचा। देहरादून से बड़ी खबर। उत्तरकाशी जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवाण को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। एसआईटी जांच में उन्हें क्लीन चिट मिल गई है। एसआईटी ने कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट पेश की जिसमें दीपक को क्लीन चिट दे दी गई। वित्तीय अनियमितता के आरोपों में वो घिरे हुए थे जिसकी जांच चल रही थी। अब उन्हें बड़ी राहत मिली है। मैंने कहा था कि मैं किसी भी जांच के लिए तैयार हूं और आज मैं ये बड़े फक्र के साथ और जनपद उत्तरकाशी का मान सम्मान इस और बढ़ेगा क्योंकि जनपद उत्तरकाशी के जिला पंचायत ने किसी भी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया था। ये इस जांच से स्पष्ट होता है और आज न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय से ये स्पष्ट हो जाता है कि हमने जो पहले कहा था सत्यमेव जयते, आज वो सत्यमेव जयते पूरा हुआ। क्या उत्तराखंड कांग्रेस में नए चेहरों के लिए नई यात्रा का दौर अब शुरू हो चुका है? राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह का बढ़ता कद क्या बड़ी बदलाव का संकेत है? क्या प्रीतम सिंह कांग्रेस में अब उत्तराखंड का फेस होंगे और कांग्रेस के इस बदलते पिक्चर में हरीश रावत जैसे सीनियर नेताओं के लिए क्या संन्यास का संकेत छिपा है? देखिए ये रिपोर्ट। राजनीति में कद और पद के साथ अब उम्र का फैक्टर भी बड़ा हो गया है। बीजेपी की युवा चेहरों की राजनीति वाला ट्रैक अब कांग्रेस ने भी पकड़ लिया है। उत्तराखंड कांग्रेस में इसका सबसे बड़ा उदाहरण कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह का बढ़ता कद है। प्रदेश में मुख्यमंत्री छोड़ सभी पदों पर रह चुके प्रीतम सिंह को पार्टी ने पहले छत्तीसगढ़ में सीनियर ऑब्जर्वर बनाया और अब कांग्रेस इलेक्शन कमेटी के टॉप 16 नेताओं में जगह मिली है। इन 16 नेताओं में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, केसी वेणुगोपाल जैसे टॉप नाम शामिल हैं। नारायण दत्त तिवारी और हरीश रावत के बाद अब प्रीतम सिंह को पार्टी राष्ट्रीय लेवल पर जगह दे रही है। तो क्या नए चेहरों पर पार्टी का भरोसा बढ़ा है और अब हरीश रावत और दिग्विजय सिंह जैसे नेता मार्गदर्शक के रोल में होंगे? और राष्ट्रीय नेतृत्व ने जिम्मेदारी सौंपी है और जिन लोगों का नाम आपने लिया, दिग्विजय सिंह जी, हरीश रावत जी, ये हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं और इनसे हम समय समय पर मार्गदर्शन भी लेने का काम करते हैं। और मैं समझता हूँ कि इन नेताओं का आशीर्वाद निश्चित रूप से हमको मिलेगा और जो रास्ता इन्होंने प्रशस्त किया उस रास्ते पर चलते हुए कांग्रेस को मजबूत करने का काम हम करेंगे। प्रीतम सिंह को नई जिम्मेदारी मिली तो पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी सोशल मीडिया पर कमेंट लिखकर बधाई दी। पर प्रीतम सिंह का आगे बढ़ना क्या सीनियर नेताओं के लिए अब सिर्फ मार्गदर्शक बनने का संकेत है? जिस तरह 75 पार होने के बाद फॉर्मूला बीजेपी में है। जो पुराने चेहरे हैं उनको भी धीरे धीरे उनके दायित्वों से मुक्त कर रहे हैं, मगर भाजपा ने एब्रप्टली किया है जो अपमानजनक लगा। साफ है कांग्रेस हाईकमान भी अब सीनियर नेताओं को आराम देने के मूड में। ये बात पार्टी के फैसलों में दिखती है और सीनियर नेता इस बदलाव को स्वीकार भी कर रहे हैं। ऐसे में साफ है कि उत्तराखंड में पार्टी का बड़ा चेहरा प्रीतम बनते जा रहे हैं। तो देखना होगा कि चेहरों की लड़ाई से जूझने वाली कांग्रेस में इस बदलाव का कितना फायदा पार्टी को मिलेगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट।